एक सिंपल सवाल पूछते हैं। अगर किसी कंट्री के 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे दुनिया में, पूरी दुनिया भर में, अगर उसके 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा फ्रीज हो जाए, तो क्या ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू है या फिर वो एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन जाता है? आज यूएस और ईरान के बीच में एग्जैक्टली यही हो रहा है। मतलब कि वॉर चल रही है, सीज फायर के भी टॉक्स चल रहे हैं और बीच में एक सेंट्रल इशू बन रखा है, एंड दैट इज ईरान के फ्रोजन एसेट्स। और सरप्राइजिंग चीज इसमें क्या है कि यूएस ने इन पैसे को अनलॉक करने पर कंसिडरेशन जताई है। मतलब यूएस ये बोल रहा है कि हो सकता है कि ये जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, इसको हम लोग डीफ्रीज कर सकते हैं, मतलब इसको हम ईरान को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इस पूरे अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर क्यों, यूएस क्यों ऐसा करेगा, और क्या ये एक तरीके का कॉन्सेशन है जो कि यूएस ईरान को दे रहा है, और या फिर ये यूएस की एक नई चाल है। आज हम इसी चीज को डीकोड करेंगे। सो वेलकम स्टूडेंट्स टू लेगेसी आईएएस। इन दिस we are going to cover a very important article that uncovers and asks, will US agree to unlock Iran's frozen assets worth billions? है ना? तो सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए हमें बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है कि ईरान के फ्रोजन एसेट्स क्या है ना? तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ईरान फ्रोजन एसेट्स एंड व्हाट इज द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इट। तो इसका पूरा बैकग्राउंड, ये स्टोरी जो है वो आज की नहीं है ना? इट बिगैन आफ्टर 1979 ईरान रेवोल्यूशन, यानी कि जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और यूएस एम्बेसी में हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था, तभी तब यूएस ने पहली बार ईरान के एसेट्स को फ्रीज किया था। फिर दूसरा मेजर फेज आया वो 2018 में। 2018 में जब यूएस ने न्यूक्लियर डील से एग्जिट किया और उसके बाद सैंक्शंस को उन्होंने दोबारा इंपोज कर दिया ईरान पे। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये था कि ईरान जो था वो ऑयल बेच रहा था, लेकिन पैसा जो है वो वापस उसके खाते में नहीं आ रहा था। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे 100 से 120 बिलियन डॉलर तक के एसेट्स ईरान के जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये पैसा रखा कहां है। अगर वो ईरान के पास नहीं है, उसका जो पैसा है अगर ईरान के पास नहीं है, तो आखिर वो कहां पे रखा हुआ है? तो आप स्लाइड पर देखेंगे दैट देयर आर मेजर कंट्रीज है ना, जैसे कि चाइना के पास अगर आप देखोगे तो 20 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं ईरान के। साउथ कोरिया के पास वही 7 बिलियन डॉलर्स, इराक 6 बिलियन डॉलर्स, जापान, कतार, यूरोप, इन सब के पास भी मल्टीपल होल्डिंग्स है, और ये सारे ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं। मतलब ये है कि पैसा तो ईरान का है, लेकिन कंट्रोल जो है वो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के पास है। और यहां पर एक पावरफुल इंसाइट आता है, वो ये है कि ईरान के पास पैसा है, लेकिन उसे कंट्रोल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसी चीज से एक तरीके का हमें समझ में आता है कि ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन जैसा प्रतीत होता है, यानी कि जियोपॉलिटिक्स का एक रियल पावर या फिर एक रियल कॉन्स्टेंट इन द टाइम्स ऑफ वॉर उभर के सामने आता है। नाउ why this matters in the talk, why this matters in the talk between US and Iran, this is very crucial because money is equal to bargaining power. मनी इज इक्वल टू बार्गेनिंग पावर। मतलब कि ये जो इशू है ईरान और यूएस का, ये इशू टॉक्स के सेंटर में इसलिए आता है क्योंकि ईरान डिमांड्स एसेट रिलीज, है ना? ईरान की ये डिमांड है, वो क्लियरली कह रहा है कि पहले पैसा मेरा अनलॉक कर दो, फिर आगे हम लोग नेगोशिएशंस की बात करेंगे। हमारा बहुत ज्यादा पैसा जो है वो वहां पर लॉक्ड है, और वो हमारा वैलिड लीगल पैसा है, और उसे आपको रिलीज करना पड़ेगा, तभी हम नेगोशिएशंस में आगे बातों को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, लिंक टू सीज फायर कॉन्टिन्यूएशन। मतलब कि अगर वॉर को कंट्रोल करना है, अगर वॉर को आपको कंट्रोल करना है, जो कि ईरान के साइड से बोला जा रहा है, तो आपको इकोनॉमिक रिलीफ देना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आप यूएस की तरफ से समझ सकते हो, इट इज अ ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म। मतलब ईरान का जो पर्सपेक्टिव है वो सिंपल है, प्रॉमिसेस नहीं, हमें एक्शन चाहिए।
और अगर यूएस पैसा रिलीज करता है तो ये एक तरीके का ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस बन सकता है और फ्यूचर में इससे वॉर लाइक सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है। और आखिरी, की स्टिकिंग पॉइंट इन टॉक्स, माने कि किसी टाइप के डेडलॉक इशू, मतलब कि टॉक्स फेल होने का मेजर रीजन भी यही था कि आपके जो फ्रोजन एसेट्स हैं, कंट्रोल डज नॉट लाई विथ यू बट इट लाइज विद द अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे आप एक सिंपल चीज याद रखो कि नेगोशिएशन टेबल पर सबसे पावरफुल चीज मिसाइल नहीं होती है, इट इज एक्चुअली मनी। अब ये समझना जरूरी है कि why US is actually considering the release of such kind of frozen assets। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरे आर्टिकल का यही है कि यूएस क्यों कंसिडर कर रहा है ये स्टेप। तो आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, टू सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का मैप है, आप देख सकते हो ईरान का मैप यहाँ पर है और किस तरीके से उसने पिछले कुछ हफ्तों में उसने ब्लॉकेड क्रिएट किया था। तो ईरान ने स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया था, इससे क्या हुआ, इससे ग्लोबल ऑयल फ्लो जो था वो डिसरप्ट हो गया। अब इसमें यूएस क्या चाहता था, यूएस चाहता था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ये जो ब्लॉकेड लगा रखा है आप उसको रीओपन कर दो। नेक्स्ट, अवॉइड फुल स्केल वॉर, मतलब अवॉइड एनी काइंड ऑफ वॉर एस्केलेशन। फुल स्केल वॉर, while it can be fought, but it is not something that is priceless or something that is going to be not forwarded into the generations। उसका बहुत ही heavy cost होता है, वो आपके generations को पीछे कर देती है इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, चाहे वो फंड्स हो चाहे रेवेन्यू हो। तो फुल स्केल वॉर इज एक्चुअली अ वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर, एंड नॉट ओनली कॉस्टली, इट इज वेरी रिस्की एज वेल। इसीलिए इसीलिए आजकल आपको ये भी देखने को मिलता होगा इंटरनेशनल अफेयर्स में नेगोशिएशंस आर अ मच मच बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लेवरेज ओवर ईरान, मतलब यूएस ये पैसा फ्री में नहीं दे रहा है ना, ऐसा नहीं है कि यो उसको बोल रहा है कि ठीक है गुडविल में हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, ये एक तरीके का एक्सचेंज है, मतलब कि तुम ये करो और हम पैसा अनलॉक कर देंगे। और लास्टली, कंडीशनल सैंक्शंस रिलीफ। कंडीशनल सैंक्शंस रिलीफ मतलब सैंक्शंस कंप्लीटली रिमूव नहीं होंगे, लिमिटेड और कंट्रोल्ड रिलीफ दिया जाएगा। लिमिटेड और कंट्रोल मतलब वो कंडीशनल है कि हम चलो रिलीज करते हैं पैसे और आप हमें ये आश्वासन दो कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दोगे और सीज फायर को कंटिन्यू रखोगे। तो सिंपल लाइन में अगर हम लोग ये समझना चाहें, यूएस पैसा नहीं दे रहा है, यूएस पैसे को यूज कर रहा है अपने एडवांटेज के लिए एंड एज अ लेवरेज in this war negotiations. Now, what is the bigger geopolitical lesson that we learn from this event? That is, money can be used as a weapon. मतलब कि sanctions freeze economic power, या फिर आप बोल सकते हो sanctions are a type of economic weapon while two countries are in a warring situation। मतलब यूएस ने ईरान का पैसा फ्रीज किया, बिना वॉर के, वॉर नहीं हुई, बिना वॉर के प्रेशर क्रिएट किया। नेक्स्ट, आप देख सकते हो एसेट्स यूज्ड एज नेगोशिएशन टूल्स। अब क्या होता है, जो पैसा फ्रोजन था वो डील का पार्ट बन गया, है ना। और वॉर प्लस इकोनॉमी इज नाउ इंटरकनेक्टेड। तो मतलब मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में बैटलफील्ड अकेला जहां पे लड़ाई हो रही है बस वही नहीं होता, but it is also the economic battlefield that both the countries will have to travel and also win। और lastly, financial control is equal to global influence। मतलब जिसके पास फाइनेंशियल सिस्टम का कंट्रोल है वो ग्लोबल डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अब फाइनल सवाल, अगर आप जिस तरीके से पावरफुल कंट्रीज को देखते हैं या फिर आप पावर सेंटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपसे फाइनल सवाल ये कि कौन ज्यादा पावरफुल है, वो जिसके पास आर्मी है या फिर वो जो किसी कंट्री का पैसा कंट्रोल कर रहा हो। आप ये याद रखना कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में बुलेट से ज्यादा पावरफुल होता है बैंक अकाउंट। थैंक यू सो मच।